Hello and good morning everyone. Welcome to Eduverse News Analysis. Today is 11 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. Now first article is bill seeks to remove Chief Justice of India from the panel that picks Chief Election Commissioner and Electional Commissioners. अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की जाती है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होती है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की, वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं है. तो उसकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जाती है. इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं एंड अपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि ये पैनल तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक आपकी जो पार्लियामेंट है यहाँ पर कोई नया लॉ या फिर कोई नया एक्ट या बिल लेकर नहीं आ जाती है, तब तक ये पैनल क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा. ओके तो इस पैनल में पहले कौन कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड अपोजिशन पार्टी के आपके लीडर होते हैं. अब अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, जो आपका सेशन चल रहा है इसमें एक कंट्रोवर्शियल मूव आप कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट का. यूनियन गवर्नमेंट ने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उन्होंने ये जो पैनल था ना, इसमें से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनको रिमूव करके अब इसमें क्या कर दिया है, जो आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको इंक्लूड कर दिया है. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द 3-member पैनल वुड नाउ हैव अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बिसाइड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर हु वुड हेड इट. तो प्राइम मिनिस्टर इस पैनल को क्या करेंगे, हेड करेंगे, और अपोजिशन पार्टी के इसके लीडर होंगे लोकसभा के, और एक यूनियन कैबिनेट इसमें मिनिस्टर होंगे. ओके तो इस तरीके से यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं. अब यहाँ से हमारे लिए क्या निकल कर आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, आपकी एक ऑटोनोमस बॉडी है जो किसके लिए यहाँ पे ऑथराइज्ड है, जो यूनियन और स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं स्टेट इलेक्शन के और यूनियन के, उसको उसको मतलब देखने का काम किसका होता है, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं तो आपका आर्टिकल 324 से लेकर 329 यहाँ पर डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से. तो आप देखेंगे पार्ट 15 Article 324 to 329 of the Indian Constitution it dealt with the election and establishes a commission for these matters. तो यहाँ पर हमें ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 324 to 329 की यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्शन और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर कमीशन को क्या किया जाएगा, एस्टैब्लिश किया जाएगा. आर्टिकल 324 क्या कहता है कि यहाँ पर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. मतलब कि जो भी इलेक्शन हो रहे हैं उसका कंट्रोल, उसका डायरेक्शन किस तरीके से होना है, सारी चीजों का देखभाल कौन करेगा, आपका इलेक्शन कमीशन करेगा. फिर आर्टिकल 325 आता है, नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. तो यहाँ पर ये कहा कि मतलब ये पूरी तरीके से कैसा होगा, आपका ट्रांसपेरेंट होगा, इसमें कोई भी बायसनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं. स्ट्रक्चर हमारे लिए क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है और इसी पे हमारी आज की जो है न्यूज भी है. तो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं वो देखिए, ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर. पहले स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं इसमें ओनली 1 इलेक्शन कमिश्नर थे, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आता है आपका 1989 में. पहले क्या था, ये 1 सिंगल मेंबर बॉडी थी, उसके बाद यहाँ पर अमेंडमेंट होता है 1989 में और ये मल्टी मेंबर बॉडी आपकी बन जाती है. अब इसमें क्या है, आपके एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उसके साथ साथ इसमें अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर टाइम फिक्स होता है और प्रेसिडेंट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है. ठीक है, प्रेजेंटली इसमें क्या है, आपके प्रेजेंट की बात करते हैं, इसमें हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 अदर इलेक्शनल कमिश्नर्स हैं. एट स्टेट लेवल की बात करते हैं तो स्टेट लेवल में भी आपके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं जो कि IAS ऑफिसर के रैंक के होते हैं. तो वो क्या करते हैं, इसको कमीशन को हेड करते हैं. अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अपॉइंटमेंट जो किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. इनका कोई जो टेन्योर है, मतलब 6 ईयर्स का जो टेन्योर है वो फिक्स होता है और एज या तो 65 ईयर्स तक की, जो भी मतलब 6 साल का इसका टाइम पीरियड होता है, मतलब 6 ईयर्स
ईयर्स के लिए या फिर 65 ईयर्स। तो इसमें से जो भी पहले अचीव हो गया उस बेसिस पर यहाँ पर क्या होता है, इनका टेन्योर होता है। और इनकी अगर हम पर्क्स की बात करते हैं, मतलब कि इनको क्या स्टेटस प्रोवाइड होता है, तो जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्टेटस होता है, जो भी उनको पर्क सैलरी स्टेटस रिसीव होता है, उसी तरीके से ये जो भी आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, उन्हें भी ये सारी चीजों का मिलता है। ठीक है, रिमूवल की बात करते हैं तो ये जब भी इनका मन हो तो ये रिमूव कर, मतलब कि रिजाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर जब इनका एक्सपायर, मतलब जो टर्म है वो एक्सपायर हो जाता है, तो भी ये क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इनकी जो रिमूवल प्रोसेस होती है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट जज में पार्लियामेंट के लिए रिमूवल के लिए प्रोसेस होती है, उसी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको भी हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन जीपीएस नाविक 2 बी लिंक टू आधार एनरोलमेंट डिवाइसेस। अब देखियो, इसको डिस्कस करने से पहले हम पहले हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम इस नाविक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नाविक। ओके, तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा कल का क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल किसी ने भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं किए थे, तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करिए, एटलीस्ट आप क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर करें, जिससे क्या होगा, आपका एक ना एक टॉपिक तो यहाँ पर क्लियर होता ही जाएगा। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। हमारा क्वेश्चन कल का ये था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, है ना, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये था कि इन सिस्मोग्राफ, हम सिस्मोग्राफ की बात करते हैं, जब आपका अर्थक्वेक आता है तो पहले पी वेव रिकॉर्ड होती है या फिर एस वेव रिकॉर्ड्स होती हैं, कौन सी वेव इसमें पहले रिकॉर्ड होती है, ये हमें बताना है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट हमारी ये कहती है, इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपकी जो पी वेव्स होती हैं वो जल्दी रिकॉर्ड होती हैं इन कंपैरिजन टू एस वेव्स। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आप लोगों को बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट to and fro in the direction of a wave propagation, whereas S waves the particles vibrate up and down at a right angle to the direction of a wave propagation। देखिए, P waves की हम बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो P waves की पार्टिकल्स होते हैं, अगर P waves यहाँ पर आपकी निकल रही है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो टो एंड फ्रो मोशन में क्या होते हैं, आपके वाइब्रेट होते हैं। कैसे, इस तरीके से टो एंड फ्रो जो उनका होता है डायरेक्शन होता है। और हम अगर एस वेव की बात करते हैं, तो जो आपके एस वेव्स होते हैं वो राइट एंगल जो आपका डायरेक्शन होता है ना, ऊपर नीचे की तरफ, अप एंड डाउन, इस तरीके से क्या होते हैं, आपके वाइब्रेट होते हैं। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत, पहले तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर किया होगा। अब देखिए, इसका हम पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं, तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। तो देखिए, पी वेव की अगर हम बात करते हैं, पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं और एस वेव आपकी क्या होती है, सेकेंडरी वेव्स होती हैं। अब देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स कौन सी होंगी, वो वेव जिसको हम पहले यहाँ पर फील करते हैं, है ना, जिस चीज को हम पहले फील करते हैं आपका वो प्राइमरी में आता है ना, मतलब जो चीजें हमने पहले देखी सुनी उसको फील किया, तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, उसके बाद जो चीजें होती हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाता है वो सही हो जाता है। सिस्मोग्राफ में आपका जो पी वेव होता है वो पहले रिकॉर्ड होता है अर्लियर देन एस वेव्स। एस वेव आपकी जो होती है सेकेंडरी वेव्स होती हैं, वो बाद में रिकॉर्ड होती हैं। तो आपका जो ये वाला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो आपकी जो प्राइमरी वेव्स है, आपका सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। आप इस पिक्चर में देखेंगे, आपको क्लियर होगा, ये आपकी पी वेव्स हैं। तो ये इसका जो डायरेक्शन होता है कंप्रेस होती है और उसमें डायलेशन होता है। तो इनका जो डायरेक्शन होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, टो एंड फ्रो होता है, क्योंकि ये ऊपर से भी दबती हैं और नीचे से भी होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है टो एंड फ्रो होता है। एस वेव की बात करती हैं, तो ये कैसे, ऐसे देखो वेव्स होती हैं इस तरीके से, तो ये अप एंड डाउन इस तरीके से होती हैं। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होता है बोथ 1 and 2 ओनली होगा। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म द थंडर्स इन द स्काईज इज प्रोड्यूस्ड बाय दी। इसमें ये कहा जा रहा है, जब आपके थंडरस्टॉर्म्स आते हैं तो जो थंडर्स इन द स्काई होते हैं वो क्यों प्रोड्यूस होते हैं, मतलब क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो मीटिंग ऑफ कोलम्बिनियस क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पे जो आपके क्यूमुलस
क्यूमुलो निम्बस जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के भी हमने टाइप्स यहाँ पर पढ़े होंगे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पूरा। तो आपका जो क्यूमुलो निम्बस यहाँ पे क्लाउड्स होते हैं उनके मिलने से क्या होता है, आपका थंडर स्टॉर्म होता है, थंडर्स होते हैं स्काई में। सेकंड इसमें लाइटनिंग दैट सेपरेट द निम्बस क्लाउड्स, यहाँ पर लाइटनिंग होती है जिसके कारण जो आपके निम्बस क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें है वॉलेंट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पार्टिकल्स, यहाँ पर जो वाटर और एयर पार्टिकल्स होते हैं उसका बहुत ही मतलब कि तेजी से क्या होता है, अपवर्ड की तरफ मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें थंडर देखने को मिलते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है और कौन सी चीजें आपकी गलत है, ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुका है तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है तो इसके लिए कोई भी इशू नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ जो आपके पॉइंट्स हैं हिस्ट्री के वो क्लियर होते जाएंगे। तो आप देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट वाज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव क्वाजवान प्रिंस। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इट वाज द रीन ऑफ इल्तुतमिश, जब इल्तुतमिश का यहाँ पर टाइम था उसी टाइम पर जो आपका चंगेज खान था, है ना, चंगेज खान वो कहाँ पहुंचता है, इंडस में यहाँ पर पहुंच जाता है। जो आपका इंडस वाला जो रीजन होता है ना, इंडस जो रिवर है, तो वहां तक क्या होता है, इसी के टाइम में, किसके, इल्तुतमिश का जब यहाँ पर टाइम होता है उसी टाइम पर चंगेज खान आपका आता है। नेक्स्ट इसमें है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का जो रीन होता है उस टाइम, उसका जो टाइम पीरियड होता है उस एम्पायर का, तो उसी टाइम पीरियड में जो तैमूर होता है आपका, ओके, तैमूर क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है मुल्तान को और जो इंडस होती है आपको उसको क्रॉस करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट वन इज, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराया सेकंड एंड ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि कब का टाइम पीरियड आपका, देवराया सेकंड का टाइम है, जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे एक तरीके से कह सकते हैं आप। तो उन्हीं के टाइम पे जो आपको वास्को ड गामा होते हैं वो क्या करते हैं, केरल के कोस्ट में पहुंचते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था, हम बात कर रहे थे इंडिया नाविक सिस्टम की, इंडिया के नाविक सिस्टम की। अब देखिए, आप लोग जब अपना फोन खोलते होंगे तो उसमें अगर हमें किसी डायरेक्शन में जाना है, किसी डायरेक्शन का पता करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं। और ये जो आपका जीपीएस होता है ये एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम होता है। ये कहाँ का है आपका, यूएसए का है। अब हम अभी क्या कर रहे हैं, यूएसए का जो ये नेविगेशन सिस्टम है इसको यूज कर रहे हैं। इसी के चलते इंडिया ने अपना इंडिजीनियस नाविक सिस्टम को क्या किया है, यहाँ पर बनाया है। ठीक है, अब इसमें ये जो न्यूज है, इसमें न्यूज में सिर्फ इतना है कि जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और नाविक, द 7 सैटेलाइट सिस्टम दैट मेक्स अप इंडियाज वर्जन ऑफ अमेरिका जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो हमने यहाँ पर देखिए 7 सैटेलाइट्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं जिसके थ्रू हमने ये नाविक जो हमारा सिस्टम है उसको हमने बनाया है। उसको ये क्या है, आपका एक नेविगेशन सिस्टम है। अभी आप देखेंगे जो भी आपके न्यू स्मार्टफोन्स आ रहे होंगे उसमें भी आपका जो नाविक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अब हम क्या करेंगे, नाविक सिस्टम को यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसके नाविक के बारे में हम और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आपका नाविक क्या है, पहले इसका नाम था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसको IRNSS के नाम से भी जानते थे, बट इसका नाम फिर चेंज करके हमने क्या रख दिया, नाविक रख दिया। ये डिजाइन हुआ है विद द कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट एंड नेटवर्क ऑफ ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटिंग 24/7। तो ये कैसे डिजाइन हुआ है, यहाँ पर आपकी जो 7 सैटेलाइट्स का नेटवर्क है उसको और ग्राउंड स्टेशन में यहाँ पे ये ऑपरेट होता है। ओके, देयर आर टोटल 8 सैटेलाइट, हाउएवर ओनली 7 रिमेन एक्टिव। टोटल यहाँ पे 8 सैटेलाइट्स हैं, बट इसमें से जो 7 सैटेलाइट्स हैं वो क्या है, अभी एक्टिव हैं। ठीक है, ये जो 3 सैटेलाइट्स आपकी क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, और जो 4 सैटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आपकी क्या है, इंस्टॉल की गई हैं। Okay, now the constellation first satellite IRNSS-1A was launched on 1st July 2013 and 8 satellite IRNSS-1 was launched in April 2018। तो देखिए यहाँ पे पहले जो फर्स्ट सैटेलाइट होती है हमारी, हमने 2013 में क्या किया था, उसे लॉन्च किया था। उसके बाद जो अदर सैटेलाइट्स थी उसको हमने 2018 में से क्या किया, लॉन्च किया। ओके, इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है, देखिए हमारा इसमें जैसे जीपीएस की हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है, ये उनका जीपीएस किसका है, आपका यूएसए का है।
ठीक है, ये उनका नेविगेशन सिस्टम है। तो देखिए ये जीपीएस पूरे वर्ल्ड में इसका क्या होता है, इसका यूज होता है, बट इतना एक्यूरेट नहीं होता है। और ये यूएसए का है। कई बार जैसे कि जब कारगिल वॉर हुआ था, हमने इसमें कुछ पिक्चर्स मांगी थी, तो यहाँ पर यूएसए ने मना कर दी थी पिक्चर्स देने के लिए। तो इसी को देखते हुए हमें यहाँ पे समझ में आता है कि हमें खुद का एक नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा, बनाना होगा। अब इसका पोटेंशियल यूज आप देख सकते हैं कि जो आपके टेरेस्ट्रियल, एरियल और मैराइन जो नेविगेशन है आप उसको देख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका इसका यूज होगा, व्हीकल ट्रैकिंग में एंड फ्लीट मैनेजमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद मोबाइल फोन्स, प्राइसिंग, टाइमिंग, यहाँ पर जो प्रिसाइज टाइम है, जो पावर ग्रिड से इसका यूज कर सकते हैं हम। मैपिंग और जियोडेटिक डेटा को भी कैप्चर कर सकते हैं। ओके, अब वर्ल्ड में हम बात करते हैं कि ग्लोबल सिस्टम की बात करते हैं, किस किस के पास मतलब आपको ये नेविगेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो यूएस का क्या है, आपका जीपीएस है। रशिया का क्या है, GLONASS, यहाँ पे ग्लोनस, ये रशिया का है। तो आपको इनके नाम याद रखना है। एक बार इसका, एक नहीं दो बार, 2 या 3 बार इसका क्वेश्चन, मतलब इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है आपका। ओके, मैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको कल इंक्लूड करके आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगी। तो देखिए जीपीएस की बात करते हैं, ये आपका यूएस का है। यूरोपियन यूनियन का है आपका गैलीलियो, एंड चाइना का यहाँ पे B2। ओके, अब यहाँ पे 2 रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। रीजनल नेविगेशन का मतलब क्या है आपका, कि जो मतलब कि एक तरीके से ये इंडिया है, तो इंडिया को क्या कर रहा है, उनका एक रीजनल एक तरीके से उनको नेविगेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इंडिया का क्या है, नाविक, और जापान का यहाँ पे है QZSS। ओके, अब इसमें देखिए कुछ ये भी है, इसका जो रेंज है इतना ज्यादा हाई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये हम क्या कर सकते हैं, जो आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, इस तरीके का ये भी क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का जो आपका नाविक है इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जब हमारे पास इतने सारे यहाँ पर जीपीएस सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम है, तो हमें नाविक की क्यों जरूरत पड़ी, हम नाविक को क्यों यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो जीपीएस एंड ग्लोनस आर ऑपरेटेड बाय डिफेंस एजेंसी ऑफ द रेस्पेक्टिव नेशन। यहाँ पर जो आपका जीपीएस और ग्लोनस है, ठीक है, ये यूएस का है और ये आपका रशिया का है। ये किसके द्वारा ऑपरेट होता है, वहां की डिफेंस एजेंसीज के द्वारा, यहाँ पर जो भी रिस्पेक्टिव नेशंस है उनकी डिफेंस एजेंसी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इट इज पॉसिबल दैट द सिविलियन सर्विस कैन बी डिग्रेडेड और डिनाइड। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारी सिविलियन सर्विस है उसको डिनाई किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसलिए हमने नाविक एक इंडिपेंडेंट रीजनल सिस्टम है जो कि इंडियन रीजन के साथ साथ ये किसी इंडियन रीजन के लिए होगा और ये किसी अदर कंट्री पर डिपेंड नहीं होगा। अदर सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग पोजीशन सर्विस विद इन द सर्विस रीजन। और ये क्या करता है, हर तरीके की जो आपकी डिफेंस एजेंसी से रिलेटेड या फिर आपकी जो सिविलियन सर्विस है, हर सर्विस में ये हमें क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। और ये फुली किसके द्वारा कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाएगा। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। चलिए अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रिस्की रिकोर्स। ओके, अभी यहाँ पे देखिए फिर से मॉनेटरी पॉलिसी, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, उसका यहाँ पर मीटिंग हुई है और इसी के चलते हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारा रेट है उसमें चेंजेस होंगे, जो रेपो रेट्स हैं उसमें चेंजेस किए जाएंगे, बट जो रेट है उसको यहाँ पर कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। तो देखिए हम बात कर रहे थे जैसे कि इन्फ्लेशन है, आप सभी को पता है कि फूड प्राइसेस की इस टाइम पे जो फूड है आपका, फूड प्राइस यहाँ पर राइज हो रहा है। इसी के चलते फूड प्राइस जो है आपका, फूड का जो बास्केट है हमारी सीपीआई में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, अब आप इसको ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है यहाँ पर, इन्फ्लेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, इसके कई सारे यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर आप ऐसा कह सकते हैं, आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन के पहला फैक्टर ये हो सकता है कि किसी चीज की यहाँ पे जो डिमांड है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो, या फिर लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया हो, है ना। तो लोगों के पास जब बहुत सारा पैसा आ जाता है तो चीज फिर क्या होने लगती है, उस चीज की जब डिमांड करने लगती है तो उसका प्राइस वो क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। या फिर यहाँ पर डिमांड ज्यादा हो, या फिर उस चीज की किसी भी पर्टिकुलर आइटम की यहाँ पे गुड्स की यहाँ पे क्या हो रही हो, इतनी ज्यादा सप्लाई ना हो रही हो, तो यहाँ पे जो सप्लाई है उसके बीच में जो गैप होता है, इस कारण भी क्या हो सकता है, आपका इन्फ्लेशन हो सकता है। और आपके जो यहाँ पे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी क्या हो सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं आपके इन्फ्लेशन में। अब इन्फ्लेशन को इंक्लूड मतलब कि कैलकुलेट करने के लिए आपके 2 चीजें होती है, मतलब कि 2 पैरा पर होता है। एक होता है आपका सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा होता है आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर आरबीआई क्या करती है, जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमारा जो आइडियली हमने यहाँ पे टारगेट रखा है कि हमारा जो इन्फ्लेशन होना चाहिए 2%, मिनिमम जो है वो 2% से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आइडियली हमारा कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन रेट 4% होना चाहिए। अगर 4% आपका इन्फ्लेशन रेट है, मतलब आपकी इकोनॉमी यहाँ पर सही चल रही है, ठीक है। बट अभी हमने देखा कोविड के टाइम पर भी जो आपका इन्फ्लेशन था वो यहाँ पर 6 से भी ज्यादा पहुंच गया था, इवन 9 और 10% तक पहुंच गया था। फिर क्या होता है, जब इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर चेंज होता है तो आरबीआई
सेक्शन में आती है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो वेरियस रेट्स में क्या किया जाता है, यहाँ पे चेंज किया जाता है। कौन कौन से आपके रेट्स हैं वो, तो हम रेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे एक होता है आपका रेपो रेट। अब रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में एक बार हम फिर से देख लेते हैं। रेपो रेट यहाँ पर गवर्नमेंट, आपकी जो आरबीआई होती है वो गवर्नमेंट को, जैसे कि आपकी ये एसबीआई होगी, उसको पैसे देती है। क्या करती है, पैसे देती है, लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट पर। कितने हाई, जैसे कि उन्होंने 100 रुपए दिए और 100 रुपए पर उन्होंने लगाया 20% का इंटरेस्ट। 100 रुपए दे रहे हैं बट उसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 20% का है। तो ये हुआ आपका रेपो रेट। अब देखिए एसबीआई को मान लीजिए उन्होंने क्या किया, 100 रुपए दिए और 20% का इसमें इंटरेस्ट लगाया। अब एसबीआई ये पैसे तो अपने पास रखेगा नहीं, वो क्या करता है, ये पैसे वो लोन में देता है। बट लोन में ये जो 20% में जो इसको इंटरेस्ट रेट में वो दे रहा है, इसमें क्या करता है, वो अपना खर्चा पानी जो भी होता है उसको भी प्लस कर देता है। मान लीजिए उसने 5% और इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने पर मिलेगा, 25% पर मिलेगा। अब जब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो क्या आप लोन लेने जाएंगे, नहीं। ओके, तो जब लोन लेने नहीं जाएंगे तो आपके हाथ में पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो आप यहाँ पर एक्सपेंड नहीं करेंगे। एक तरीके से आरबीआई ने क्या किया, मार्केट से मनी को अपनी तरफ खींच लिया। ओके, तो ये होता है आपका क्या, रेपो रेट। फिर हम बात करते हैं किसकी, रिवर्स रेपो रेट की। किसकी, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इसका अपोजिट होता है। इसमें गवर्नमेंट क्या, मतलब आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, किसको, बैंक्स को। उनसे कहती है कि आप हमें पैसा दे दीजिए, आपके पास बहुत पैसा आ गया है, तो आप एक काम करिए, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए और इसके बदले में आप हमें पैसे दे दीजिए। अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों लें, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी की उतनी ही वैल्यू होती है जितनी यहाँ पे आरबीआई मतलब उसको पैसे यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, जितने पैसे लिए जाते हैं उस बेसिस पर वहां पर उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये दूसरा तरीका होता है जिससे मार्केट से क्या होता है, पैसे को अपनी तरफ खींचा जाता है आरबीआई के द्वारा। फिर तीसरा होता है आपका एसएलआर और आपका होता है सीआरआर। तो ये क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी यहाँ पर रेशियो होता है, जो कि कुछ जो परसेंटेज होता है, जैसे कि जब लोन दिया जाता है तो लोन में यहाँ पे कितना डिफॉल्ट हो सकता है, तो उसके लिए जो बैंक होते हैं, नॉर्मल बैंक और क्या करते हैं, कुछ जो अमाउंट होता है अपने पास रखते हैं कि इन इमरजेंसी फ्यूचर में वो चीज़ें क्या हो सके, काम आ सके। और कुछ परसेंटेज यहाँ पे आरबीआई के पास भी यहाँ पर रखा जाता है कि अगर इन फ्यूचर अगर बैंक डिफॉल्ट करता है तो ये मतलब कि रखा जाता है रेशियो, इतना अमाउंट पैसा रखा जाता है ताकि अगर बैंक डिफॉल्ट करते हैं तो उसको हम बचा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इसको हमने कई बार अच्छे से फिर से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही कहा जा रहा है कि जो फूड का प्राइस आपका क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और फूड का प्राइस का जो हम फूड की बात करते हैं तो सीपीआई में इसका जो बास्केट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इसका जो वेटेज है फूड का वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके कारण जो आपका सीपीआई है उसमें चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पर राइस किस में हो रहा है, मतलब कि प्राइस में राइस किस में हो रहा है, फूड की उसमें, और ओवरऑल यहाँ पर हमें इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि अभी जो रेट्स है उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है। अब फर्दर हम देखते हैं कि किस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को यहाँ पर टेस्ट करती है, उससे यहाँ पर लीड करती है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये आर्टिकल इतना ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी यहाँ पर आप सभी को पता होगा हरियाणा में जो वॉयलेंस चल रहा है, कम्युनल वॉयलेंस, उससे रिलेटेड यहाँ पर है। तो कुछ लोग इसके फेवर में है, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो आपको इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप जीएस पेपर 2 आपका इंडिया एंड नेबरहुड से इंक्लूड मतलब कि लिंक कर सकते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यांमार की बात कर रहे हैं। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, म्यांमार में पहले क्या था, अगर म्यांमार की गवर्नमेंट हिस्ट्री देखते हैं तो पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है, डिक्टेटरशिप। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर फिर क्या आती है, डेमोक्रेसी आती है। ओके, डेमोक्रेसी आई। और कोविड के टाइम पर हमने ये देखा कि मिलिट्री का यहाँ पर आपका जो कोविड आता है और यहाँ पर मिलिट्री का क्या होता है, कूप होता है और डेमोक्रेसी यहाँ से हट जाती है। अब मिलिट्री ने कूप कर दिया, मिलिट्री ने यहाँ पे तख्ता मतलब कूप करना मतलब कि तख्ता पलट कर दिया। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है आपकी, पहले जो डेमोक्रेसी थी वो चेंज हो गई। ओके, अब फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा कि यहाँ पर जो आपकी मिलिट्री है उनसे डिमांड की जा रही है कि आप क्या करिए, यहाँ पर फिर से डेमोक्रेसी को रीस्टोर करिए। अब मिलिट्री ने कूप इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो डेमोक्रेसी है वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर डेमोक्रेसी को मतलब कि यहाँ पर मिलिट्री कूप
किया गया है। अब देखिए जो मिलिट्री कूप हुआ है ना, इसके कारण बहुत ज्यादा जो ह्यूमैनिटेरियन आपका लॉस हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज का यहाँ पर लॉस हो रहा है, और वहां की जो जनता है वो ये डिमांड करे कि इलेक्शन कराया जाए। बट यहाँ पर फर्दर क्या हो रहा है, इलेक्शन को मिलिट्री ने कहा कि हाँ हम इलेक्शन करवाएंगे, बट फिर भी यहाँ पे इमरजेंसी का प्रोविजन दे देकर क्या किया जा रहा है, इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है, उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, म्यांमार में। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखने की जरूरत है, म्यांमार की जो आर्मी है उसका नाम क्या है, म्यांमार की जो मिलिट्री है उसका नाम है टट माधवा। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली में तट माधवा जो न्यूज में था वो क्या है, तो ये क्या है, आपकी म्यांमार की मिलिट्री है। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे ही यहाँ पे मिलिट्री कूप करती है और डेमोक्रेसी यहाँ से हटती है, तो यूएस ने क्या कर दिया, म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों लगा दिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूएसए क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और किसी भी कंट्री से अगर डेमोक्रेसी हटती है तो यूएस क्या करता है, वहां पे सैंक्शंस लगा देता है। सैंक्शंस लग गए, अब जब यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो यहाँ पर कौन आ गया, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, चाइना आ गया कि ठीक है यूएस ने सैंक्शंस लगाए, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि चाइना क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ठीक है, ये हुआ। अब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का क्या होगा इसमें रोल। तो देखिए इंडिया, आप पहले मतलब लोकेशन देखिए म्यांमार की, ये है आपका इंडिया, ये बांग्लादेश है और ये म्यांमार है। म्यांमार में आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, वहां पे म्यांमार के साथ हमारी क्या होती है, बॉर्डर शेयर होती है। आपका मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट, मिजोरम, ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं इनकी यहाँ पर बॉर्डर शेयर होती है। तो म्यांमार हमारे लिए कनेक्टिविटी के रिस्पेक्टिव से भी ओके। और देखिए कई अगर यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट होता है तो क्या हो सकता है, जो कि यहाँ म्यांमार में एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है इनको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरीके से इंडिया के लिए किसका ये हो जाएगा, सिक्योरिटी वाला यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आपके सामने आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि हम किसके साथ हैं, म्यांमार के साथ हैं या फिर जो वहाँ पे मिलिट्री ने कूप किया है उसके साथ है। हम मिलिट्री के भी अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं। और अगर हम हमारा सिस्टम देखते हैं, क्योंकि इंडिया भी क्या है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इन्होंने जो मिलिट्री ने कूप किया है वो सही किया है। ठीक है, तो एक तरीके से इंडिया के लिए क्या है, आपका ये डायलेमा भी है कि हमें यहाँ पर क्या एक्शन लेना चाहिए। अब एक बार क्या हुआ था, एक बार नहीं अभी हाल ही फिलहाल में जो म्यांमार की मिलिट्री है और इंडियन मिलिट्री ने एक साथ मिलकर यहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया था, एक्शन लिए थे किसके अगेंस्ट में, जो म्यांमार में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे थे, तो उनको सप्रेस करने के लिए म्यांमार की मिलिट्री और इंडिया मिलिट्री एक साथ यहाँ पर आई थी, ताकि म्यांमार से क्या किया जाए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को यहाँ पर सप्रेस किया जाए। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री और म्यांमार मिलिट्री के रिलेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं अच्छे हैं। तो हम डायरेक्टली और इनसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो आपने मिलिट्री कूप किया है वो सही किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे वेरियस प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पर भी मीटिंग हुई थी, उसके साथ साथ यहाँ पे एशियन जो आपकी नेशंस हैं, आसियान नेशन में भी म्यांमार क्या है आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे 5 पॉइंट कंसेंसस चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं म्यांमार में हमारे वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ से क्या हो जाता है, म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारी जो अप्रोच है उसका पर्पज क्या होना चाहिए, इसमें आप देखेंगे, इंडियाज पॉलिसी ऑप्शन इन म्यांमार आर चैलेंजिंग बट नॉट लिमिटेड। द रिलैक्सेशन ऑफ MS Suu Kyi prison sentence may provide an opportunity for India to engage with her and pro-democracy actors, including the NUG. Additionally, the government and media must avoid blanket securitization and प्रोफाइलिंग द इनकम रिफ्यूजीज। ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए क्या है, एक बैलेंस अप्रोच, मतलब कि थोड़ा चैलेंजिंग है बट इतना ज़्यादा भी यहाँ पे चैलेंजिंग नहीं है। हम यहाँ पर अगर अच्छे से करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसको कंप्रेस करके जो वॉयलेंस है उसको भी कम किया जा सकता है, और जो ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है, ह्यूमन लॉस हो रहा है, उसको भी हम बचा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा ये पूरा आर्टिकल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, शुड देयर बी अ ब्लैंकेट बैन ऑन स्मार्टफोन्स इन स्कूल। अब देखिए आपको अगर याद होगा तो कुछ दिनों पहले ही हमने यहाँ पे लास्ट वीक में एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जिसमें यूनेस्को ने ये कहा था कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो आपकी एजुकेशनल सेटिंग्स है वहाँ पर स्मार्टफोन्स को पूरी तरीके से बैन करना होगा। क्योंकि क्या कर रहा है, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। यूनिवर्सल बैन की बात करी थी यहाँ पे यूनेस्को ने, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से जो स्कूल्स में स्मार्टफोन्स है इसका जो यूज है क्लासरूम में ये टैकल करने में डिस्ट्रप्शन प्रोवाइड करता है, और एक तरीके से जो लर्निंग स्किल है बच्चों की वो क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। अभी फिर से यहाँ पे कल आप देखेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने भी क्या किया है, आप देखेंगे
कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैड हाईलाइटेड द नीड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड विद द स्कूल एजुकेशन सच एज स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स एंड हेड ऑफ द स्कूल टू अराइव एट अ कंसेंसस ऑफ मिनिमम यूज ऑफ मोबाइल फोन्स इन द स्कूल एनवायरनमेंट सो दैट अ मोर मीनिंगफुल लर्निंग एटमॉस्फेयर कुड बी मेंटेन इन द क्लासरूम। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, स्मार्टफोन्स को स्कूल से बैन कर दिया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या हमें ब्लैंकेट बैन लगाना चाहिए स्मार्टफोन्स में या नहीं लगाना चाहिए। देखिए कोविड-19 के बाद से आप देखेंगे तो स्मार्टफोन्स का जो यूज है बहुत ज्यादा हो चुका है। इवन जो बच्चे आपके यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, जो किंडरगार्टन स्कूल के जो बच्चे हैं वो किंडरगार्टन स्कूल में भी नहीं जा रहे, बट उससे इतना नॉलेज है कि फोन को कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, कैसे यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो यूट्यूब खोल लेते हैं, उनको ये पता होता है कि कहाँ से हमें कैसी चीजें, उन्हें लिखना नहीं आता बट स्टिल उनको ये पता होता है कि इस माइक का यूज करके हमें यहाँ पर जो चीज हम बोलेंगे वो ये हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि हम एक क्या है, अब डिजिटल एरा में बच्चे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें हम ब्लैंकेट बैन लगाना ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, यूरोप की हम बात करते हैं, ठीक है, हम वेरियस ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इवन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी स्मार्टफोन्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें भी इंक्लूड करने की बात की गई है। तो इसमें ये कहा जाता है, जैसे कि हम फिनलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक लिमिट डिसाइड है कि आप जो 16 ईयर्स हैं या 12 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, स्कूल में स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब कोविड के बाद से ज्यादा यहाँ पर स्मार्टफोन का यूज हुआ है, बट हम ये देख रहे हैं इन कंट्रीज में कोविड से पहले भी क्या होता था, स्मार्टफोन्स का यहाँ पर यूज होता था। ओके, अब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक तरीके से स्मार्टफोन का हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन लेकर आता है। स्मार्टफोन फ्री जोन होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो हमारी डिजिटल लिटरेसी को हम जो सीख कर रहे हैं, इसके कुछ प्रॉन्स भी होते हैं और इसके कॉन्स भी होते हैं, कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। अगर हम स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करेंगे तो जो बच्चे यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी या साइबर बुलिंग उस वल्नरेबल है उससे बच सकते हैं। यहाँ पे जो कंपैरिजन है, अनरियलिस्टिक जो स्टैंडर्ड्स है, रिजल्ट, डिप्रेशन जो है, आपकी जो इन एडुकेसी है, इन सारी चीज़ों से बच्चों को क्या किया जा सकता है, बचा या जा सकता है। तो यहाँ पर ब्लैंकेट बैन लगाना भी, अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें ये कहा जाता है कि कई बार क्या होता है, डिस्पैरिटी भी यहाँ पर स्टूडेंट के बीच में इंक्रीज होती है, क्योंकि सभी बच्चों का या जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो एक जैसा नहीं होता है ना। कुछ बच्चे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं, है ना। हम ये भी कर सकते हैं कि स्मार्टफोन्स की प्लेस पर हम जो अदर डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका लैपटॉप हुआ, टैबलेट हुआ, आईपैड्स हुए, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और जो स्मार्टफोन होते हैं इसके जो, अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपका जो सोशल स्किल है उसको यहाँ पे कंट्रास्ट करता है, उसमें हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये एंग्जाइटी को इंक्रीज करता है, और जो आपकी मेंटल इलनेस है उसको भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें स्मार्टफोन का यहाँ पर बैन करना चाहिए। बट अगर हम बात करते हैं, इसमें देखिए बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया गया है, आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ वे चिल्ड्रन लर्न टुडे इनसाइड द क्लासरूम। यहाँ पर अब अलग अलग तरीके आ गए हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को यहाँ पे नई नई चीजें सिखा रही हैं। पहले की बात करते हैं, जो बच्चे आज कोविड के टाइम पर यहाँ पर एंटर हुए थे किंडरगार्टन में, देयर इज अ सच डिफरेंस, द चिल्ड्रन हैव बीन वाचिंग सोशल मीडिया एंड यूट्यूब थ्रू विच दे हैव लर्न मच बिफोर दे कुड एंटर द किंडरगार्टन स्कूल। तो यहाँ पे कोविड-19 के बाद से जो बच्चे किंडरगार्टन स्कूल गए हैं, तो हमने ये देखा कि उन्होंने सोशल मीडिया से, यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं जो कि वो किंडरगार्टन स्कूल में जाके यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्मार्टफोन है इसके यूजेस भी हैं, मतलब इसके फायदे भी हैं और फायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। तो इसका एक प्रॉपर यूज होना हमारे लिए क्या हो सकता है, मतलब कि फायदेमंद भी है और हमारे लिए इसका नुकसान भी हो सकता है। ओके, मूव करते हैं अब हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनाज डिफ्लेशन अ कॉज फॉर कंसर्न। यहाँ पे चाइना में क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है। अब डिफ्लेशन क्या हो रहा है, डिफ्लेशन का मीनिंग समझते हैं। तो डिफ्लेशन एक तरीके से ऐसा टर्म होता है, जैसे कि पहले आप इसका एक कर्व आप देखेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये इस तरीके से होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर बताती हूँ, ये हुआ, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जब आपका हुआ तो ये क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन होता है। फिर यहाँ पे होता है डिसइन्फ्लेशन, मतलब कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर ये जब डिसइन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है तो इसको हम कहते हैं क्या, डिफ्लेशन। क्या कहते हैं इसे हम, डिफ्लेशन कहते हैं। तो पहले आपका इन्फ्लेशन होता है, फिर डिसइन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद आपका होता है डिफ्लेशन होता है। तो चाइना में अभी क्या हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, और जो कि थोड़े उसके लिए क्या है, कॉज ऑफ कंसर्न है।
ओके अब एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डिफ्लेशन इज अ टर्म दैट इज यूज्ड दीज डेज टू रेफर अ जनरल फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। अगर हम डिफ्लेशन का एक टर्म इसका यूज देखते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में उनका जो प्राइस हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, गिर रहा है। हम जनरली यहाँ पर डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन का यूज करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है आपका प्राइस में राइज होना, मतलब प्राइस में आपका बढ़ावा हो गया है, प्राइस ज्यादा हो गए हैं। और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस में यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे कंसर्न वाली क्या बात है, अगर यहाँ पे प्राइस में कमी आती है मतलब कि डिफ्लेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो डिमांड्स है गुड्स की वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। इससे क्या होगा, धीरे धीरे स्लोली क्या करता है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ को यहाँ पे स्लो डाउन करता है। ओके फिर इसमें क्योंकि ये हो जाता है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद अभी ये प्राइस कम हुआ है, फर्दर जाकर और भी इसका प्राइस कम हो सकता है, तो ये अदर एक दूसरा फैक्टर इसमें इंक्लूड हो जाता है। ओके ना नेक्स्ट हम इसमें बात कर रहे हैं कि चाइना इसमें कुछ कभी कभी ये होता है, इसमें ये कहा जा रहा है कि मैनी कंट्रीज अदर इकोनॉमिक्स पॉइंट आउट दैट डिफ्लेमेशन पर से मे नॉट बी प्रॉब्लम। कुछ ये इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि डिफ्लेमेशन हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम यहाँ पे अगर यूएस को देखते हैं और चाइना का पास्ट देखते हैं, बहुत सारी आपको ऐसी इकोनॉमी देखने को मिलेंगी जिसमें उन्होंने जब डिफ्लेशन यहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस किया था, उसके बाद उनकी जो इकोनॉमी उसमें हमें रैपिड ग्रोथ भी देखने को मिलता है। लेकिन सही हर बार ये सही हो ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अदर कंट्रीज का भी एग्जांपल लेते हैं कि हमने ये देखा था कि जापान की इसमें बात की गई कि उसमें परसिस्टेंट क्या हो रहा था, आपका डिफ्लेशन हो रहा था। तो इसके कारण यहाँ पर हमें क्या एक्चुअली विटनेस अ राइज इन पर कैपिटल रियल इनकम लेवल ड्यूरिंग एन एरा ऑफ डिफ्लेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर डिफ्लेशन होता जाता है तो कई बार क्या होता है, ये हमारी फिर एकदम से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हमें देखने को मिलती है कि ग्रोथ हमारी हो रही है। बट कई बार हमें क्या होता है, कई बार ऐसी चीजें नहीं होती हैं, लोग यहाँ पे डिफ्लेशन से सफर करते हैं, कंट्रीज को इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है, उसकी स्लो डाउन होती जाती है। अब चाइना यहाँ पर क्यों डिफ्लेशन को यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहा है, चाइना में डिफ्लेशन क्यों हो रहा है, तो इसका मेन रीजन ये बताया जा रहा है कि अभी इसका हमें एक कंक्रीट रीजन नहीं पता है कि क्यों हो रहा है, बट इसमें कुछ बातें बताई गई, जैसे कि चाइना इज एक्सपीरियंसिंग डिफ्लेशन एट अ टाइम व्हेन द पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और द चाइनीज सेंट्रल बैंक कंटिन्यूज टू कीप इंटरेस्ट रेट लो। यहाँ का जो चाइना का सेंट्रल बैंक है और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, उन्होंने क्या करके रखा है, इकोनॉमी की डिमांड को बूस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है उसको लो करके रखा है। मतलब इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग यहाँ पर ज्यादा लोन लेंगे तो उनके पास पैसे आएंगे तो वो क्या करेंगे, चीजों की डिमांड यहाँ पर ज्यादा करेंगे, और चीजों की जब डिमांड ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या होगा, आपका ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो एक ये रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कंक्रीट रीजन यहाँ पर क्या है हमें भी यहाँ पर नहीं पता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए व्हाट इज डिफ्लेशन। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया जापान स्टडिंग वेज टू रीस्टार्ट ट्राइलेटरल कॉपरेशन विद श्रीलंका। यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका श्रीलंका ने एक जो इंडिया जापान का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, जॉइंट वेंचर होता है जिसमें उन्होंने ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ईसीटी प्रोजेक्ट एक कोलंबो में स्टैब्लिश था, उसको यहाँ पे कॉपरेट किया था। ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन था, इसको यहाँ पर बंद कर दिया था, इसको कैंसिल आउट कर दिया था। ये आपका $500 मिलियन का ये मतलब प्रोजेक्ट था, इसको बंद कर दिया था। अब इसको फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो कॉन्फ्रेंस डिस्कसेस पॉसिबल कोलैबोरेशन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट विद लेसन लर्न फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रीवियस गोटाबाया गवर्नमेंट। यहाँ पर जब गोटाबाया राजापक्ष मतलब की गवर्नमेंट थी तो उनके द्वारा ये जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया था, बट इससे बहुत सारे हमें लेसन सीखने को मिलते हैं। किसको, श्रीलंका को। अब ये यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं कि जो ये ट्राइलेटरल कॉपरेशन था उसको हम रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि श्रीलंका में लास्ट ईयर आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो ये कंट्रीज इंडिया और जापान ने श्रीलंका को बहुत सारी असिस्टेंस यहाँ पर प्रोवाइड करी है। इसी के चलते अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्राइलेटरल कॉपरेशन है उसको फिर से हम क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे, मतलब कि रीस्टार्ट करेंगे। अब जापान ने यहाँ पे कोई भी मतलब श्रीलंका की अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल है अली मतलब इंडिया एंड जापान विल एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट इन श्रीलंका जॉइंटली एज दे हैड प्लान प्री 2020। तो यहाँ पे क्लोज कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिल सकता है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये हम बांग्लादेश के साथ भी इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, आप देखेंगे वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉय हवाईयन टाउन्स लीविंग एटलीस्ट 36 डेड। अभी प्रेजेंट में इसमें न्यूज में तो आपको ये 36 बताया जा रहा है, बट अभी मैंने रिसेंटली देखा था तो इसमें ये जो नंबर है वो 56 मतलब 50 को ये क्रॉस कर चुका है। तो हम पहले देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हवाईन आइलैंड कहाँ पर है आपका। तो आप यूएस देखेंगे,
ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये साउथ अमेरिका है। ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कनाडा है, यूएसए, मैक्सिको है, और ये है हमारा साउथ अमेरिका। और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये है आपका हवाई आइलैंड। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे वाइल्ड फायर है। ओके आपको अगर दूसरी लोकेशन आप देखनी है तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। अगर आप इस साइड से देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, और आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये आपको यहाँ पर हवाई आइलैंड देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे लोकेशन याद रखनी है कि किस तरीके से ये कहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन में है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। तो इसमें देखिए अब तक ये बताया जा रहा है कि 53 पीपल डेथ्स हैव बीन कंफर्म्ड फ्रॉम द फायर्स दैट टोर थ्रू माउई, अ मास एविक्यूशन कंटिन्यू फॉर विजिटर्स एंड रेसिडेंट। तो यहाँ पर मास एविक्यूशन कराया जा रहा है ताकि लोगों को हम क्या कर सकें, इस वाइल्ड फायर से बचा सकें। ओके तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये था, सॉरी क्वेश्चन हमारा क्या था यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं किसकी, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें ये बताना था कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस। यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट होती है आपकी सही हो जाती है कि हाँ वो इल्तुतमिश का ही रीन था, उस टाइम पर चंगेज खान क्या होता है आपका इंडस पर रीच करता है। सेकेंड हम बात करते हैं इट वॉज ड्यूरिंग द, आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं, द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वॉज 1325 to 1351 ड्यूरिंग द रीन ऑफ नसरुद्दीन मोहम्मद शाह द लास्ट तुगलक रूलर तैमूर इन्वेडेड इंडिया। तो यहाँ पर तुगलक बिन हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसके रीन में नहीं तैमूर ने ऑक्यूपाइड किया था। यहाँ पर जो हमारे अदर मतलब कि नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थे उनके रीन में यहाँ पर क्या किया था, जो तैमूर ने इंडिया को इन्वेड किया था। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं, It was during the reign of Dev Raya II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देव राया सेकंड की जो रीन होती है 1442 एंड 46 में, इंडिया यहाँ पर 1498 में आता है। ठीक है, तो जब हम देव राया का रीन देखा मतलब उनका टाइम पीरियड देख रहे हैं तो वो कब से कब तक है, 422 से लेकर 426 तक, और वास्को डी गामा कब आया था आपका 1498 में आया था। तो ये उनके रीन में नहीं आया था। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होता है, गलत हो जाता है, और आपका राइट ऑप्शन होता है वन ओनली। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसे लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।